गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से आज का टॉपिक होगा टक्कर सिद्धांत मीन्स कोलिजन ऑफ रिएक्शन रेट, अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। देखिए वो जो टक्कर सिद्धांत के अंतर्गत ये टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक बेटा है, और इस थ्योरेटिकल टॉपिक को समझने के साथ साथ में आप नोट भी करते जाएंगे, इससे आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा। क्लियर। अब देखिए टक्कर सिद्धांत की बात करें, अगर कोई भी रिएक्शन बेटा होती है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उनके बीच में कोलिजन्स होना अति आवश्यक होता है। मीन्स विदाउट कोलिजन कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, या कह सकते हैं विदाउट कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर बच्चों। देखिए सबसे पहले इसका इंटरेक्ट होता है जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मान लीजिए ए और बी, दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, रिएक्टेंट हैं, इनके बीच जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेटा होगी, इनके बीच में टक्कर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शंस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए उनके बीच में टक्कर होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्लियर। अब देखिए जब टक्कर होना आवश्यक होता है, हम ये कह सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू होती है अभिक्रिया की दर, प्रोपोर्शनल टू समानुपाती होती है किसके, टक्करों की संख्या के। तो जितने टक्कर होंगे उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने के साथ साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। क्लियर बेटा, नोट करते जाएंगे साथ साथ में। बेटा दूसरा पॉइंट क्या होता है, अणुओं के मध्य सभी टक्करों के फलस्वरूप प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स कह सकते हैं जितने टक्कर होते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, जितने टक्कर्स होते हैं उन सभी के टक्करों के फलस्वरूप किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है बेटा, रिएक्शन नहीं होती, या कह सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये उत्पाद नहीं बनता है। जिस तरह से क्लास में जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो सभी बच्चे पास नहीं होते हैं, या सभी बच्चे टॉप नहीं करते हैं। उसी तरह से जो भी रिएक्शन होती है, रिएक्शन में जितने भी कोलिजन्स होते हैं, टक्कर होते हैं, उन सभी टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद फॉर्मेशन नहीं होती, या किसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर बेटा। इस तरह से कह सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं उनकी अपेक्षा उन टक्करों की संख्या कम होती है जिनसे उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो बेटा जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें बोलते हैं प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन्स। क्लियर बेटा, जिन टक्करों के फलस्वरूप प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, दिस कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिजन्स या प्रभावी टक्कर कहते हैं। कह सकते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स की कंपैरिजन में इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया जितने भी कोलिजन्स होते हैं उन सभी कोलिजन्स के फलस्वरूप या पश्चात रिएक्शन नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती है। क्लियर बच्चों। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन्स या प्रभावी टक्करों की संख्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स या प्रभावी टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या। क्लियर हो बेटा, जितना इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो हमने बताया किसी भी रिएक्शन में जितने भी कोलिजन्स होते हैं, जितने भी टक्कर होते हैं, उन सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद फॉर्मेशन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रिएक्शन नहीं होती है। जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनता है या रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं प्रभावी टक्कर या इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ टक्कर्स होते हैं, उनकी अपेक्षा जो प्रभावी टक्कर्स होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम होते हैं। क्लियर बेटा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें से आएगा
थर्ड पॉइंट की बात करें अगर बेटा, थर्ड पॉइंट क्या होता है, कोई भी प्रभावी टक्कर होते हैं, ठीक है, प्रभावी टक्कर से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। प्रभावी टक्कर, जितने बेटा प्रभावी टक्कर होंगे उनसे क्या बनता है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है बेटा। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में एक निश्चित एक फिक्स एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा क्या होती है, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। जो जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनमें से मिनिमम एनर्जी लेवल होता है। वो मिनिमम एनर्जी लेवल क्या करता है, उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने में हेल्प करता है या उसको प्रेरित करता है। ऐसी एनर्जी को, उस न्यूनतम एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बच्चों कह सकते हैं अभिकारक अणुओं में, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी अभिकारक को या सक्रिय अणु को उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होने के लिए उत्प्रेरित करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या हिंदी बोलते हैं उसको देहली ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर बच्चों, उसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। किस ऊर्जा को, जो किसी भी अभिकारक अणु को उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को या उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर बच्चों, आइए हम ग्राफ में बताते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी होती है। देखिए बेटा, ग्राफ की बात करें अगर हम, तो ग्राफ इस तरह से ड्रा करते हैं, इस तरह बेटा ग्राफ ड्रा होगा, ठीक है। इस ग्राफ बेटा, इस ग्राफ में से हम बात करेंगे सबसे पहले जो ये लेवल होता है आपका एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखिए बेटा, इस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में मान लीजिए सपोज यहां से आपका कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहां से होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए वो यहां पे आता है। इस तरह से यहाँ पर बेटा रिएक्टेंट हुआ आपका ये ए और बी हो गया, ए प्लस यहाँ पर बी लेते हैं बेटा, और प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर सी प्लस बी। क्लियर ना बच्चों। अब देखिए यहां से हमको यहां से स्टार्ट करना होगा, ये लाइन यहां से क्लियर कर देंगे, ये बेटा रिएक्टेंट की होती है, और इस लाइन को बेटा हम क्लियर कर देंगे यहाँ से। ये जो लाइन होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट की होगी। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ से जो एक लेवल होता है, अभी हमने डेफिनेशन बताया थ्रेशोल्ड एनर्जी की, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसमें से मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर इक्वल एनर्जी हो, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, हो सके, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए बेटा यहाँ से ये लेवल जो दिख रहा है आपका, ये लेवल बेटा दिखेगा, इस लेवल को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मीन्स किसी भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में, रिएक्टेंट में मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इसके इक्वल, जो रिएक्शन को करने के लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए उत्प्रेरित करती है, ये उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे बोलते हैं बेटा देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। बड़ा समझ गए क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी? ऐसा कोई भी अभिकारक और जिसमें से न्यूनतम ऊर्जा होगी जो उसे अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, यूज करती है, उसे बोलते हैं बेटा देहली ऊर्जा। अब देखिए ये लेवल जो है आपका देहली ऊर्जा है, यहाँ से कोई भी रिएक्टेंट होता है, अभिक्रिया स्टार्ट होती है, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, तो इनके बीच में टक्कर होता है, कोलिजन्स होते हैं, इन कोलिजन्स के थ्रू ही क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। अभी हमने बताया जितने भी कोलिजन्स होते हैं उन सभी कोलिजन्स के फलस्वरूप उत्पाद का फॉर्मेशन नहीं होता या रिएक्शन नहीं होती है।
जिन टक्करों से या कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उन्हें बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। और बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स में एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके। ले बेटा, तो जितने भी कोलिजन्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं उनके नंबर लेस होते हैं, कम होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होते हैं। क्लियर बेटा हुआ? अब देखिए इसके बाद क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका होता है एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा देखिए यहाँ से पॉइंट जो होता है ये होता है आपका यहाँ तक, इसको बोलते हैं EA, इसको बोलते हैं EA, और EA फॉरवर्ड रिएक्शन FR, EAFR एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, हिंदी बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और अगर यही से बात करें हम आगे थोड़ा सा, यहाँ पर ये एनर्जी होगी बेटा EA बैकवर्ड रिएक्शन, EABR, इसको बेटा बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर हो बेटा? अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। ठीक बेटा, सक्रिय ऊर्जा मतलब होता है कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है जो उसमें से इनिशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इनिशियल एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहाँ तक, जहाँ उस एटम्स की एनर्जी को जहाँ तक थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाने में जो हेल्प करती है, कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट। जो इनिशियल रिएक्टेंट प्रारंभिक अवस्था में एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जो कहाँ ले जाती है उसको, एक्टिवेशन एनर्जी जो क्या करती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर करती है उसको, एटम्स को या उसको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करती है। तो ये एनर्जी क्या होती है, उस एटम्स के अंदर होती है, एटम में होती है, कौन सी, उस एटम में होती है मिनिमम एनर्जी, जो क्या करती है उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर करती है। और बेटा ये एनर्जी आती कहाँ से, उसमें से है एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, ये एनर्जी बेटा आती है कोलिजन से। तो बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, वो कहाँ से आती है, वो कोलिजन्स के थ्रू उस एटम्स को मिलती है। ये बेटा उस प्रभावी जो आपको प्रभावी टक्कर थे, इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स थे या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स थे, उनको कहाँ से मिलती है, कोलिजन के थ्रू मिलती है। क्लियर बेटा हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को किससे मिलती है, उनको मिलती है कोलिजन्स के थ्रू मिलती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता है इसमें से जो कैटलिस्ट का क्या वर्क होता है। तो जो कोलिजन्स होते हैं बेटा, कोलिजन्स होते हैं, उन कोलिजन्स में कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होता है। कोलिजन्स बेटा करता क्या है, कोलिजन्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। बेटा कैटलिस्ट होता है बेटा, कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लेस करता है। तो उसमें से कैटलिस्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा, वो डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली बताएंगे कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट बेटा यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करता है। बेटा जब एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू को कम कर देगा, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेकर अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे होगी, इतनी होगी। जब इसको कम कर देगा, जो ये ग्राफ ड्रा हो रहा होगा वो इस तरह से ग्राफ ड्रा होगा। ठीक है, और जब इस तरह ग्राफ ड्रा होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगी, रिएक्शन ज्यादा होगी। क्लियर बेटा? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करता है, यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट लिख सकते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। जो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करता है, कौन सा, कैटलिस्ट डिक्रीज करता है। क्लियर बेटा हुआ? अब देखिए दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है
वो क्या करता है, जो जितने भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उनको टकराने के लिए अणुओं को टकराने की एक स्थिति निर्भर करती है। ओरिएंटेशन, बेटा ओरिएंटेशन के साथ कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, ये बेटा कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या करता है, जब एक स्थिति होती है मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराने की स्थिति बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है उस रिएक्शन में, तो कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत ही आवश्यक होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन बेटा क्या होता है, आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन में। अगर प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं होता है, स्थिति नहीं होती है, तो भी रिएक्शन नहीं होती है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के थ्रू ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, स्थिति होनी चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा, प्रॉपर स्थिति, प्रॉपर ओरिएंटेशन उसमें होगा तभी रिएक्शन हो पाएगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो होगी, रिएक्शन होगी ए एंड बी, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और प्लस हाइड्रोजन, तो रिएक्शन यहाँ बेटा होगी, H2 फॉर्मेशन होगी कोलिजन्स के थ्रू। बट अगर इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए टू मॉलिक्यूल्स हैं ए और यहाँ पर बी प्लस ए और बी, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, या कह सकते हैं यहाँ पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन बेटा, फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल लेकर मान लीजिए H और हमने I लिया, HI प्लस फिर से हमने HI यूज किया हुआ है, देन रिएक्शन नहीं होगी बेटा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन बेटा नहीं होगी। अगर यही इस तरह से कंबाइंड हो, H और सिंगल बॉन्ड HI, इस तरह से HI लगा हो और बेटा दूसरा प्लस H और I, इस तरह बेटा HI लगा हो, ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी स्थिति में होगा तब जाकर बेटा रिएक्शन होगी और फॉर्म क्या करेगा यहाँ पर बेटा 2HI फॉर्म करेगा। ये भी रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन में है या नहीं है। जैसे बेटा ये देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, ए बी, यहाँ पर कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ पर देखिए HI नो रिएक्शन। बट इसको अगर इस तरह से ओरिएंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए HI देन द फॉर्म ऑफ द 2HI, मींस रिएक्शन कंप्लीटली यहाँ पे हो रही है। क्लियर बच्चों? रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीटली हो रही होती है, ये होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस तरह से बेटा ये कोलिजन ऑफ थ्योरी इफेक्ट डालती है। अभिक्रिया का तत्व सिद्धांत होता है, संघट्ट सिद्धांत होता है, अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत या कोलिजन सिद्धांत होता है, इसी बोलते हैं कोलिजन ऑफ द रिएक्शन। क्लियर बच्चों?